हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएम के बारे में। अभी तक हमने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का टॉपिक कवर कर लिया है और आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। कल हमने कल्चरल मेथड के बारे में बात की थी, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात की थी। आज भी हम अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। हाँ जी राधा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सबको ज्वाइन करने देते हैं और फिर हमारे टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। हमने आईपीएम स्टार्ट कर दिया था और लैग कल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली हम कवर करने वाले हैं क्या टॉपिक? आईपीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए सबको ज्वाइन करने देते हैं, देन अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आगे सब लोग करें बेटा स्टार्ट। ठीक है, तो कल हम आईपीएम की बात कर रहे थे और आईपीएम हमने क्या बोला था कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने कहा था कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे पास में क्या है, कल्चरल मेथड्स हैं, कुछ मैकेनिकल मेथड्स हैं और कुछ हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं और साथ में उनके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अब कौन से क्रॉप के लिए क्या प्रैक्टिस की जाती है, कौन से डिजीज के लिए क्या प्रैक्टिस की जाती है, ये इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी, आपको भी। राइट, तो ये बहुत जरूरी है कि कौन सी डिजीज कौन से पेस्ट में कौन सी प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, क्योंकि जब हम आईपीएम पढ़ते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाते हैं। आधे से ज्यादा इन द सेंस मैनेजमेंट के टॉपिक्स। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीज होती है जहां पे डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था हायर सीड रेट कहाँ पे यूज करते हैं, फिश मील ट्रैप हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो वैसे वैसे जो फैक्ट्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी, क्योंकि जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट अलग चीज है। जैसे अगर आपको आया कि बीटी क्या होता है या फिर वायरसेस कैसे इन्फेक्ट करते हैं लार्वे वगैरह को, तो वो चीज अलग है, वो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। लेकिन मेनली आप देखोगे यहाँ पे जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी वो फैक्ट्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको फैक्ट्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट कवर करते चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। इसमें जहाँ पे समझाने वाला पार्ट होगा वहां पे मैं आपको समझा भी दूंगी और जहाँ पे हम डायरेक्ट कवर कर सकते हैं वहां पे हम डायरेक्ट कवर ही करेंगे। जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस लेक्चर में आपको लगे कि मैम हम फैक्ट्स ही कवर कर रहे हैं या फिर कुछ भी, लेकिन इसमें तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट समझा दूंगी और डायरेक्ट फैक्ट तो आपको वन गो में पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ईजी है, आपने कुछ पहले भी पढ़े होंगे। तो चलिए, आपको मैंने हिंट दे दिया है कि कैसे लेक्चर रहने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां मैं आपको समझाती चलूंगी। चलिए देखो, फिजिकल मेथड की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड आ रहे हैं आपके पास में। सबसे पहले रेकिंग द सॉइल ऑन द साइड ऑफ ट्रीज। अब जब सॉइल को आप रेक करते हो ऑन द साइड ऑफ ट्रीज तो क्या होता है, कई बार ट्रीज के पेड़ों के आसपास में कुछ प्यूपे प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट फ्लाई के जो प्यूपे हैं उनकी बात कर लो। अब ऑर्चर्ड्स में नीचे मिट्टी में साइड में कई बार फ्रूट फ्लाई के हमने पढ़ा था ना लाइफ साइकिल क्या है, कि फ्रूट फ्लाई क्या करती है, अंडे देती है फ्रूट्स में, फिर वो अंडे हैच हो जाएंगे, फिर जो लार्वे हैं वो फ्रूट्स पे फीड करेंगे, अल्टीमेटली फ्रूट नीचे गिर जाएगा, लार्वे सॉइल में चल जाके प्यूपा बना देंगे। यही पढ़ा था ना, और फिर प्यूपे से अडल्ट बन जाएगा। तो ये जो आपके प्यूपा हैं फ्रूट फ्लाई के, उनको क्या करते हैं हम, बेसिकली जो ओवर विंटर कर रहे होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मिट्टी पलटने से। अगला हमारे पास में है द लार्वे ऑफ पिंक बॉलवर्म ओवर विंटर इन द सीड। अब जैसे हम बात करते हैं पिंक बॉलवर्म की, तो इसके लार्वे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सीड में ओवर विंटर करते हैं, सीड में।
तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे सीड्स को हम सन एक्सपोजर दे दें या गर्मी या फिर हीट के लिए एक्सपोज कर दें, तो ये जो हमारे पास में लार्वे होंगे इनको हम किल कर सकते हैं। तो अगर हम कॉटन सीड को एक्सपोज करें सन हीट में, तो जो भी हमारे पास में लार्वल स्टेजेस सीड में प्रेजेंट है उनको हम किल कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि सन हीटिंग करेंगे हम सीड्स की, किसके लिए, पिंक बॉलवर्म के लिए। और पिंक बॉलवर्म का नाम आप सबको पता होना चाहिए, क्या है, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। वैसे अगर हम बात करते हैं फ्रूट फ्लाई की, बैक्ट्रोसेरा डोर्सालिस। नाउ आगे बात करते हैं, अगले हमारे पास में है मैकेनिकल मेथड्स। अब मैकेनिकल मेथड्स की जब हम बात करते हैं, मैकेनिकल मेथड्स में आपके डिफरेंट टाइप के मेथड्स आते हैं, जैसे कि लाइट ट्रैप हो गया, इंसेक्ट्स को हैंड पिक करना हो गया, है ना। तो कुछ हम ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम मैनुअली भी काम करते हैं या मैकेनाइज्ड काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं पे कोई प्यूपा पड़ा हुआ दिख रहा है, या हो सकता है हमें कहीं पे कोई लार्वल स्टेज सामने दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाथ से उनको पिक कर सकते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब होता है जो सामने जिन स्टेजेस जो दिखाई दे रही हैं, विजिबल स्टेजेस है, उनको उठा लो, है ना, डिस्ट्रॉय कर दो। तो हैंड पिकिंग का मतलब है उठाना एंड डिस्ट्रॉय करना। लाइट ट्रैप्स भी इसी में आएंगे। और कई बार आपने सुना होगा कि अलग अलग आपके इंसेक्ट की कैटेगरीज हैं जो अलग अलग कलर को लेके अट्रैक्ट होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रिप्स की बात करते हैं, वो ब्लू को लेके जाती हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। व्हाइट फ्लाई की बात करें, येलो स्टिकी ट्रैप्स। एफिड की बात करें, येलो स्टिकी ट्रैप्स। तो ये आपको पता होना चाहिए दिस पॉइंट ऑल्सो कि येलो स्टिकी ट्रैप किस किस के लिए यूज किए जाते हैं। आगे जाके आप जब वेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे और इन पेस्ट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए किस पेस्ट की मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली क्या यूज किया जाता है। तो व्हाइट फ्लाई हो गया, एफिड्स हो गया, इनके मैनेजमेंट में हम येलो स्टिकी ट्रैप यूज करते हैं। मैंगो की बात करते हैं। मैंगो के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में मिली बग्स वगैरह होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, स्टिकी बैंड्स करते हैं। स्टिकी बैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो मिली बग होते हैं ना, पेड़ के आसपास रहते हैं, और जब वो जो उसके क्रॉलर्स होंगे तो वो मूव करेंगे अगर आगे की तरफ को, तो हम क्या यूज करेंगे, जो मैंगो का ट्रंक है, ट्रंक की साइड को हम क्या कर देंगे, बेसिकली स्टिकी बैंड्स लगा देंगे ताकि वो स्टेजेस आगे तक नहीं पहुंच पाए। तो मैंगो के केस में ये भी बहुत पॉपुलर मेथड है कि हम स्टिकी बैंड्स लगाते हैं, किसके अगेंस्ट, मिली बग्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मैनेजमेंट्स हैं, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चंस तो क्या, बहुत कॉमन फैक्ट्स हैं ये, राइट। चलिए, फिजिकल मेथड की बात कर ली, मैकेनिकल मेथड की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे बेटा बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड का क्या मतलब होता है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड मेथड है। तो जब भी आप किसी इंसेक्ट पेस्ट का बायो कंट्रोल करना चाहते हो, हम क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाते हैं और वो क्या करता है, या तो उस पर फीड करता है या तो वो क्या करेगा, उस पर एक्ट करता है। तो बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो, चाहे वो पैरासाइट है, चाहे वो प्रेडेटर है, चाहे वो पैरासिटॉइड है। अभी हम बात करेंगे सारे क्या होते हैं। अब इनका मेन रोल क्या होता है कि इन्होंने जो आपका एनिमी है, या फिर मैं बोलूं जो इंसेक्ट पेस्ट है हमारा, उसकी पॉपुलेशन को कम करना है। जैसे जितना उसका पॉपुलेशन एवरेज रह रही है उससे कम करना है। तो जब भी आप किसी इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल करते हो विद द यूज ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म और द प्रोडक्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फॉर एग्जाम्पल कुछ फंगस होते हैं। अब कई बार हम बैक्टीरिया की फॉर्मुलेशंस को यूज करते हैं, कई बार फंगस की फॉर्मुलेशंस को, उसके स्पोर्स को यूज किया जाता है ना, तो प्रोडक्ट भी हो सकता है वो उसका। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन बाय द यूज ऑफ प्रेडेटर, पैरासिटॉइड्स या फिर पैथोजन, क्या बोलते हैं हम इसको, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। हेंस आर हेरन को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था बायोलॉजिकल कंट्रोल में 1995 में। टर्म की बात करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म किसने दी है, एच.एस. स्मिथ ने दी है। टर्म किसने दी है, एच.एस. स्मिथ ने दी है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक बेटा समझ में आया। ओके, क्लियर।
चलिए, सबको समझ में आया? हाँ जी, आगे करें बेटा बात। नेक्स्ट इज क्लासिकल मेथड्स। अब कुछ हम बात करते हैं बायो कंट्रोल की, जो सक्सेसफुल बायो कंट्रोल है। साथ में आप देखोगे राइट साइड पे मैंने फोटोज भी आपके लिए रखी हैं, सो दैट आपके लिए चीजें इजी हो, देख के थोड़ा बहुत आपको पता चले हम किसकी बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल बायो कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा विडालिया बीटल्स के बारे में, ठीक है। विडालिया बीटल्स जिसका नाम है रोडोलिया कार्डिनेलिस, विडालिया बीटल जिसका नाम है रोडोलिया कार्डिनेलिस, उनको कहां से इंट्रोड्यूस किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां के लिए? कैलिफोर्निया के लिए। कौन से ईयर में? 1888 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक पेस्ट का बहुत अटैक था, कॉटनी कुशन स्केल, सिट्रस पे। और कॉटनी कुशन स्केल का नाम क्या है? आइसरिया परचेजी। तो आइसरिया परचेजी को कंट्रोल करने के लिए, कॉटनी कुशन स्केल को कंट्रोल करने के लिए किसको बुलाया गया? रोडोलिया कार्डिनेलिस को। क्योंकि रोडोलिया कार्डिनेलिस क्या है? इसका बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, ठीक है। और इंडिया में भी इस बीटल को सेम पर्पस के लिए क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पॉइंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहां तक लिख लीजिए। लिख लो इस पॉइंट को, बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट, लिख लिया बेटा। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉक्सिनेलिड बीटल, जिसको ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाया गया। किस चीज के लिए? कॉफी ग्रीन स्केल को कंट्रोल करने के लिए। किसको लाए थे? कॉक्सिनेलिड बीटल को लाए थे। क्रिप्टोलेमस स्पीशीज जिसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में, किसको कंट्रोल करने के लिए? कोकस विरिडस को कंट्रोल करने के लिए, जो क्या कॉज करता है? कॉफी ग्रीन स्केल कॉज करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि मुझे बायो कंट्रोल एजेंट्स याद करने हैं, याद तो करने पड़ेंगे, तो कैसे याद करोगे? ऐसे एक टेबल बना लो, चाहे इधर पेस्ट लिख लो और इधर बायो कंट्रोल एजेंट लिख लो, ठीक है। जैसे पेस्ट का नाम हमारे पास यहाँ पे है कॉफी ग्रीन स्केल, ऐसे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। ग्रीन स्केल, ब्रैकेट में लिख दिया हमने उसका साइंटिफिक नेम, कोकस विरिडस, ठीक है। आगे क्या किया आपने? बायो कंट्रोल एजेंट का नाम लिखा। क्या है बायो कंट्रोल एजेंट? कॉक्सिनेला, कॉक्सिनेलिड बीटल है, ठीक है। और ब्रैकेट में आपने इसका साइंटिफिक नेम लिख दिया, क्रिप्टोलेमस, आगे जो भी स्पीशीज है, ठीक है, मॉन्ट्रोजेरी, ठीक है, क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रोजेरी। अब आपने क्या किया? ऐसे ही जो आपका सेकंड पेस्ट था उसके लिए भी कर दिया। तो इससे क्या होगा? आपको एक जगह पे बायो कंट्रोल एजेंट आसानी से दिख जाएंगे, तो आप एक टेबल याद कर सकते हो। लेकिन ये तो पढ़ना पड़ेगा कहाँ से कहाँ को लाया था। तो ये चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कहाँ की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख सकते हो कहाँ से लाया था, या यहाँ पे सेपरेटली लिख सकते हो कि जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाया, तो ऐसे लिख लो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, ठीक है। तो एक टेबल में आपकी सारी चीजें कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। तो अपने नोट्स जब आप बनाते हो ना, किसी भी चीज के नोट्स बनाते हो, एक होता है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक होता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और इन्हीं शॉर्ट नोट्स को मुझे एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। तो अगर आपको क्लियर पिक्चर है कि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि
अपने नोट्स जिनको आप पढ़ो बाद में और आपको समझ में आ जाए, पर इतने भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए कि आपको बाद में पता नहीं चले मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे टेबल्स बना सकते हो अपने लिए। कुछ टेबल्स मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, है ना, कुछ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे आपको चीजें इजी रहेंगी। चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया। नाउ आगे बात करते हैं ऑगमेंटेशन क्या होता है। अब देखो, जब भी हम बायो कंट्रोल की बात करते हैं तो बायो कंट्रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं। अब जिस चीज को भी आप बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हो उसको आप फील्ड में क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। अब आपके दो दिमाग में चीजें, क्या चीजें आपके दिमाग में कि जब भी मैंने इसको फील्ड में इंट्रोड्यूस करना है तो फील्ड में इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, एक तो या तो इकट्ठा ही सारा का सारा जितने भी आपकी प्रोजनी है उसको फील्ड में दे देते हो, या आप क्या करते हैं थोड़ी सी प्रोजनी आपने फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाई है, थोड़ा सा नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में रादर बोलूं, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को आपने फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया और आप बोल रहे हो कि बस अब ये खुद ही ग्रो करेंगे और खुद ही इनकी रिप्रोडक्शन होगी, प्रोजनी बढ़ेगी। तो दो तरीके से आप चल रहे हो, एक कि आप सोच रहे हो कि जो नेचुरल एनिमीज हैं वो खुद से रिप्रोड्यूस करेगा, नंबर बढ़ेगा, और दूसरा आपको पता है कि अब नंबर बढ़ाने का टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे बस नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, लार्ज नंबर में उसको रिलीज कर दोगे फील्ड में। तो ऑगमेंटेशन क्या होता है, ऑगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, लार्ज नंबर ऑफ जो भी नेचुरल एनिमी है, चाहे पैरासाइट है, प्रेडेटर है, जो भी आप इंट्रोड्यूस करो फील्ड में, उसको आप क्या करते हो, फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा देते हो। अब तीन प्रोसेसेस बायो कंट्रोल में फॉलो होती हैं, इनॉकुलेशन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन। एक क्या है कि आपने इनॉकुलेट कर दिया, इनॉकुलेट भी आपने कैसे किया, यानी कि आपने कोई प्रैक्टिस से इंट्रोड्यूस करवा दिया, और जब आपने उसको कंजर्व किया, कंजर्व का मतलब है कि हमने पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे कर देना है नेचुरल प्रेडेटर्स को रिलीज करने के बाद, हमें देख के चलना पड़ेगा कि अभी अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल है तो एकदम से केमिकल कंट्रोल नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब हम ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द प्रोसेस है किसमें, बायो कंट्रोल में। बायो कंट्रोल एजेंट BCA लिख रही हूं, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें ऑगमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे आप दो तरीके से रिलीज करते हो नेचुरल एनिमल्स को। एक तरीका जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट को रिलीज करते हो, और एक तरीका जिसमें आपने रिलीज कर दिया और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पॉपुलेशन खुद से बढ़ेगी। सबसे पहले जैसे कि इनॉकुलेटिव रिलीज है। अब इनॉकुलेटिव रिलीज में क्या होता है, इनॉकुलम क्या होता है, जो खुद को क्या करेगा, आगे फर्दर जनरेशन बनाएगा, प्रोजनी बनाएगा। तो इनॉकुलेटिव रिलीज में क्या होता है, हमने थोड़े से नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को रिलीज कर दिया और हमने बोला कि अब आपके पास में टाइम है, खुद को एस्टेब्लिश करो, खुद को रिप्रोड्यूस करो और अल्टीमेटली खुद को ग्रो करो। ठीक है, ये है इनॉकुलेटिव। दूसरा क्या है, इनंडेटिव। इनंडेटिव में हम क्या बोलते हैं कि जितनी पॉपुलेशन पेस्ट की रिक्वायर्ड है उसको हम क्या करेंगे, एकदम से वहां पे सप्लाई कर देंगे। तो ये जो एकदम से रिक्वायर्ड वाली बात है कहाँ पे आती है, जहां पे जो आपका पेस्ट है, पेस्ट की जो लाइफ साइकिल है हमारे पास में, उसमें एक या दो जनरेशन है साल में। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि साल में वो पूरा साल लेगा एस्टेब्लिश होने का, हम उसको उतना टाइम नहीं दे सकते। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनंडेटिव रिलीज बोल देते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अगर एग्जाम आ रहा है तो कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैम इस साल तो हम एलिजिबल नहीं है, हम अगले साल एलिजिबल हैं। हम धीरे 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 करके पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो क्या हो गया, इनॉकुलेटिव रिलीज हो गया। कुछ बोलेंगे कि हमारे एग्जाम तो बहुत जल्दी आने वाला, 2-3 महीने में, हम तो एलिजिबल हैं। तो वो क्या करेंगे, चीज़ों को उनको थोड़ा सा जल्दी फास्ट उसमें स्पीड में पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या है, इनंडेटिव रिलीज। यानी कि जो इनॉकुलेटिव रिलीज है उसमें हमें पता है हमारे पास टाइम है, इसीलिए हम उसको एस्टेब्लिश होने का टाइम दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम से करो, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जितना टाइम वो एस्टेब्लिश होने में लेगा उतने में हमारी पेस्ट बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर चुका होगा, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला था फैक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो होता है ना कि हम कॉन्सेप्ट्स में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है ये, और फैक्ट भी देख लेते हैं। फैक्ट तो क्या, इसका डिस्क्रिप्शन बेसिकली कि पीरियोडिकल और रिपीटेड रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज।
ठीक है, कि रिपीटेड रिलीज कर रहे हैं या किसी टाइम पे रिलीज कर रहे हैं। तो इनोकुलेटिव रिलीज क्या होता है? कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेनी एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑफ द नेचुरल एनिमीज। द नेचुरल एनिमीज रिलीज्ड वंस अ ईयर टू री एस्टेब्लिश देम इन द फील्ड। ये तो हमें पता चल गया। Inundative release control of insect pest is expected to be achieved directly through the released natural enemies itself. It is effective against the pests which have one or few generations in a year. Here, a natural enemy released frequently to directly suppress the pest population. कि हम क्या करेंगे, एकदम से उनको क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे ताकि डायरेक्टली पेस्ट पॉपुलेशन क्या हो सके, कम हो सके। यहाँ तक आप सबको समझ में आया बेटा? सबको क्लियर है? तो आगे बढ़े फिर हम। चलिए, नाउ अब बायो कंट्रोल को ही हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बायो कंट्रोल में जैसे कि कॉक्सिनेलिड बिटल्स आती हैं। अब कॉक्सिनेलिड बिटल्स, जिनको आप क्या बोल देते हो, लेडी बर्ड बिटल, देख रहे हो? तो कॉक्सिनेलिड बिटल्स, जिनको हम कॉमनली लेडी बर्ड बिटल्स बोल देते हैं। आपने देखा होगा ये वही बिटल्स हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती थी कि क्या आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। तो बचपन में क्या करते थे, हाथ पे कुछ बिटल्स को रखते थे, इसी तरह की अलग अलग इसकी स्पीशीज आती हैं, और उसको अपने हाथ पे क्या करते थे, पूरा चलने देते थे और बोलते थे पास या फेल। अगर वो पास पे उड़ गया तो पास हो जाएंगे, फेल पे उड़ गया तो फेल हो जाएंगे। किया ऐसा कुछ? तो ये इंसेक्ट्स आपके हेमिस्फेरिकल होते हैं, देख रहे हो? इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, चंदा मामा। सुना है आपने? चंदा मामा बीटल बोलते थे, क्योंकि ये इंसेक्ट्स का जो शेप होता है ये हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। और ये हमारे लिए यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि बाकी की जो इंसेक्ट्स हैं हमारे पास में, एफिड्स वगैरह हैं, उन पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉक्सिनेलिड बिटल्स हैं, जिनको हम लेडी बर्ड बिटल भी बोलते हैं, और कोलियोप्टेरन बिटल्स हैं, हेमिस्फेरिकल हैं, एफिड्स पे, स्केल इंसेक्ट्स पे, मिलीबग्स वगैरह पे फीड करता है। अगला हमारे पास में है विडालिया बिटल। विडालिया बिटल जिसका नाम है रोडोलिया कार्डिनेलिस, और इसके केस में क्या है, ये कॉटनी जो कुशन स्केल है सिट्रस पे, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। अगला हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन लेडीबर्ड बीटल। ऑस्ट्रेलियन लेडीबर्ड बीटल की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रोजरी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था, राइट? ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके कंट्रोल के लिए, कॉफी ग्रीन स्केल के कंट्रोल के लिए। अगला है हमारे पास कॉटनी कुशन स्केल इन सिट्रस, जिसमें क्रिप्टोकेटम आइसरिया का यूज किया गया। ओके, तो ये कुछ हमारे पास में बायो कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं, इनको एक बार जरूर पढ़ लेना और जरूर देख लेना कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट कहाँ पे यूज किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ना कॉमन लेडीबर्ड बीटल के बारे में। नाउ अब हमारे पास में है क्राइसोपर्ला कार्निया। क्राइसोपर्ला की अगर हम बात करते हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, न्यूरोप्टेरा को बिलोंग करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, लेस विंग की बात कर रहे हैं। और लेस विंग के केस में क्या होता है, ये आपके बेसिकली कैसे होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। तो ये न्यूरोप्टेरा में लेस विंग्स आते हैं, ये मेनली क्या एक्ट करते हैं, प्रेडेटर एक्ट करते हैं। और जो भी सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं, जैसे एफिड्स हो गए, थ्रिप्स हो गए, व्हाइट फ्लाई हो गए, इन सब के ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो हमारे पास में क्राइसोपर्ला कार्निया आपका प्रेडेटर का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है जी। कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, न्यूरोप्टेरा को बिलोंग करता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। राइट, अगली बात करते हैं होवर फ्लाइज की। होवर फ्लाइज में जैसे कि जिनको हम सिर्फिड फ्लाइज भी बोल देते हैं, ये एफिड्स की इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स होती हैं। सिर्फिड फ्लाइज एफिड्स की इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्ट है, साथ में फोटोज भी आपके लगा दिए गए हैं,
आप देख सकते हो किसकी हम बात कर रहे हैं, किसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, अगला हमारे पास में है ब्राउन प्लांट हॉपर इन पैडी। तो ब्राउन प्लांट हॉपर इन पैडी के लिए अगर हम बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बीपीएच। ब्राउन प्लांट हॉपर को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बीपीएच। और इसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, नीला पर्वता ल्यूजेंस। ये जो आपका साइंटिफिक नेम है इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो बीपीएच का नाम है ये बहुत जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा अभी जब हम राइस वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो नीला पर्वता ल्यूजेंस है इसके साइंटिफिक नेम को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रिटोराइनस लिविडीपेनिस की, क्रिटोराइनस लिविडीपेनिस की, तो ये कंट्रोल करता है बीपीएच को। तो ये क्या करता है, कंट्रोल बीपीएच को। तो वैसे हमारे पास कुछ प्रेडेटरी माइट्स होती हैं जो बाकी माइट्स के ऊपर क्या करती हैं, अटैक करती हैं। राइट, अब हम बात करेंगे पैरासिटॉइड के बारे में। अब हम बात करेंगे पैरासिटॉइड के बारे में। अब ये पैरासिटॉइड क्या होते हैं बताओ। अच्छा ये बताओ, प्रेडेटर क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं और पैरासिटॉइड क्या होते हैं। शुरू हम करेंगे पैरासाइट के साथ। आप लोग मुझे बताओगे कि मैम पैरासाइट ये होता है, बताओ। चलो फिर देखते हैं क्या है आगे, बताइए। बताओ पैरासाइट क्या होता है, आप सबको पता है, अभी हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं ना। बताओ क्या होता है। बोलो बोलो बेटा, पता तो सबको होगा पैरासाइट क्या होता है। जितना भी आपको पता है थोड़ा बहुत, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड में बताना चाहो, लाइन में बताना चाहो, बताइए। हाँ जी, अंकुश, त्याग, राधा, मयंक, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, हर्षित, है ना, बताइए क्या क्या है। अच्छा ओके, त्याग बोल रहे हैं मैम पैरासाइट फीड ऑन होस्ट, मे बी एक्टो और एंडो। हाँ, जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल होस्ट पे कंप्लीट करता है। कई बार होस्ट के ऊपर रहता है, ऑन दी होस्ट रहता है, कई बार इनसाइड द होस्ट रहता है ना। चलिए ठीक है, आपने सही बोला त्याग कि पैरासाइट ऐसा ही होता है। चलिए और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा। हाँ जी, मयंक, वानी, अंकुश राय, राधा, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। सो तो नहीं गए हो आप लोग, हाँ पढ़ रहे हो ना। बताइए बताइए, कुछ तो बताओ भाई। पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा, पैरासाइट नॉन लिविंग होते हैं जब तक वो होस्ट प्लांट पर नहीं जाते हैं या फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है। पैरासाइट बेसिकली अपनी जो, अच्छा आ गया आंसर, हाँ जी, ओम प्रकाश बोल रहे मैम 2 होस्ट, राधा बोल रहे मैम पैरासाइट किल करता है, पैरासिटाइज करता है। अच्छा देखो, जो पैरासाइट होता है ना वो क्या करता है, अपना जो उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है वो होस्ट के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। उसको होस्ट से न्यूट्रिशन लेना है, या तो उसको होस्ट के ऊपर रहना पड़ेगा या तो होस्ट के अंदर रहना पड़ेगा, शेल्टर लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। पैरासाइट की हमने बात कर ली, दूसरी बात करेंगे प्रीडेटर की। प्रीडेटर क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। उसका काम क्या है, जो प्रे है, प्रे मतलब जिसको उसको खाना है, कैच करना है, पकड़ना है, खाना है। प्रीडेटर का यही काम है, पकड़ लिया और खा लिया, कैच किया और खा लिया। प्रीडेटर क्या करता है, प्रे को पकड़ता है और खा लेता है। पैरासिटॉइड क्या होता है, पैरासिटॉइड बेसिकली ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जब वो छोटे होते हैं, जब उनकी स्टेजेस इमेच्योर होती हैं, तब उनको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है पैरासाइट की तरह। उनको न्यूट्रिशन लेना है, कुछ भी होना है, हैचिंग होनी है, किसी और की बॉडी में जाके हैच, किसी और की बॉडी के ऊपर जाके हैच होंगे। तो जो पैरासिटॉइड होता है वो यंग स्टेजेस में इमेच्योर रहता है, यंग स्टेजेस में आपका पैरासिटिक रहता है, इमेच्योर स्टेजेस में पैरासिटिक रहेगा। लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, अडल्ट होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, फ्री लिविंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग हैं, अब जब तक आप लोग छोटे हैं, चाहे आप स्कूल टाइम में हैं, चाहे आप कॉलेज टाइम में हैं, या जब तक आप अपनी जॉब नहीं लग जाते,
अपना कमाने नहीं लग जाते, तब तक आप छोटे हो और आप क्या कर रहे हो, अपनी जरूरतों के लिए अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो। तो आप क्या उस टाइम पे आप हो नहीं, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हो, तब कंसीडर करिए कि पैरासाइट है। लेकिन एक बार जॉब लग गई, सब कुछ सेटल हो गया, अब आप खुद से इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बन गए, वहां पे फ्री लिविंग बन गए कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो पैरासिटॉइड क्या होता है कि ऐसा आर्थ्रोपोड या ऐसा इंसेक्ट जो क्या करता है, यंग स्टेजेस में पैरासिटाइज करेगा, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाएगा तो वहां पे ये क्या करेगा, फ्री लिविंग की तरह रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां से? ओके, सो एन आर्थ्रोपोड दैट पैरासिटाइसिस एंड किल्स एन आर्थ्रोपोड। ठीक है, तो जिसके ऊपर ये रहता है, अब देखो जब उसको बाहर निकलना है ना अपनी स्टेजेस कंप्लीट करके, बाहर कैसे निकलेगा, बॉडी से किल करके बाहर निकलेगा। पैरासाइट की अगर हम बात करें, पैरासाइट को पता है उसको पूरी लाइफ एक होस्ट पे रहना है, तो जो पैरासाइट है वो किल नहीं करता होस्ट को, लेकिन कई बार क्या होता है, पैरासाइट की वजह से होस्ट पूरा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से होस्ट की डेथ हो जाती है। या पैरासाइट क्या करता है, कई बार कुछ टॉक्सिन्स वगैरह अगर सिक्रीट करेगा तो भी होस्ट को वहां से खतरा रहता है। तो बेसिकली पैरासाइट का इंटेंशन ये नहीं होता कि मुझे होस्ट को मारना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है तो होस्ट की डेथ होगी। लेकिन पैरासिटॉइड क्या है, पैरासिटॉइड को जब बाहर निकलना है, फ्री होना है, तो उसको जिसके अंदर वो रह रहा है उसको मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो अपना होस्ट है उसको किल करके बाहर आएगा। सो पैरासिटॉइड इज पैरासिटिक इन इट्स इमेच्योर स्टेजेस but free living as adult is known as parasitoid. They are similar in size to their host and require only one host to complete their development. Hymenopterans are the most successful parasitoids because of their ovipositor. Hymenopterans की बात करें, जैसे कि wasp आते हैं, तो wasp आपके बहुत ही बढ़िया क्या है, पैरासिटॉइड में आते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी याद रखना। अगला हमारे पास में नाउ अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। आपने सुना होगा एग पैरासिटॉइड कौन सा है, लार्वल पैरासिटॉइड कौन सा है, प्यूपल कौन सा है, अडल्ट कौन सा है। ये सारे पैरासिटॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, मैंने आपको बोला था बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताना है कि किसमें कौन सा पेस्ट आता है, क्या होता है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा टॉपिक आईपीएम के अंडर ही सारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले सामने क्या दिया है स्क्रीन पे, देखो देखो सामने क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स देखो। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स में क्या दिया है, एक तो हमारे पास में एग पैरासिटॉइड दिया है। जो एग पैरासिटॉइड है वो क्या करते हैं, एग्स के ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्ट के एग के ऊपर फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ट्राइकोग्रामा। तो एक आई थिंक स्टेट एग्जाम था जहां पे पूछा गया था ट्राइकोग्रामा क्या है, क्या ये कोई इंसेक्ट है, क्या ये कोई फंगस है, क्या है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोग्रामा है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ट्राइकोडर्मा बोला, DERM में डर्मा, तो वो फंगस होगा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा बोला तो वो फंगस होगा, लेकिन अगर ग्रामा बोला तो वो क्या होगा, आपका इंसेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब एग्जाम टाइम पे सेम सेम चीजों को देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि अगर ट्राइकोग्रामा बोलेगा तो ट्राइकोग्रामा क्या है, एक इंसेक्ट है। तो देखो क्या बोलता है ये कि एग पैरासिटॉइड्स फीड ऑन द इंसेक्ट एग्स ट्राइकोग्रामेटिडे फैमिली वॉस स्पीशीज सच एज ट्राइकोग्रामा, की यहाँ पे जो आपकी वॉस स्पीशीज है जैसे कि ट्राइकोग्रामा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं ट्राइकोग्रामा चिरोंसिस की, तो ट्राइकोग्रामा चिरोंसिस किसके लिए यूज किया जाता है, लेपिडोप्टेरा के लार्वे के लिए। अब आप देखोगे ये जो ट्राइकोग्रामा है, बहुत सारे बोरर, जो भी बोरर कॉम्प्लेक्स हमारे पास में है, या फिर जो भी आपके लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स आएंगे उनके लिए ट्राइकोग्रामा बहुत कॉमन है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे पेस्ट के बारे में और पेस्ट में लिखा होगा एग पैरासिटॉइड या ये यूज करें, तो वहां पे ये जो नाम है ना ट्राइकोग्रामा का, ये बहुत ही कॉमन नाम आप वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है,
अगला हमारे पास में है जेपोनिकम। तो ये जो ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम है, इसको मेनली यूज किया जाता है येलो स्टेम बोरर के लिए। अब पीछे देखो, चिलोन्सिस की बात की तो यहाँ पे हमने बोला स्टेम बोरर, है ना, जैसे कि काइलोपार्टेलिस है मेज में। अब अगर हम बात करते हैं एग पैरासिटॉइड की, किसकी, जेपोनिकम की, कहाँ पे बात करें, येलो स्टेम बोरर की, तो वहां के लिए हमारे पास जेपोनिकम वाली स्पीशीज जो है वो इफेक्टिव है। अब ये जो हम ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं जिसको हम ट्राइको कार्ड्स बोलते हैं, और इन ट्राइको कार्ड्स में अलग अलग आपको नंबर ऑफ एग्स देखने को मिलते हैं। अगला फैक्ट, एंडोग्राम, अ स्ट्रेन ऑफ ट्राइकोग्रामा चिलोन्सिस डेवलप्ड एट पीडीबीसी बैंगलोर इज रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड लाइक एंडोसल्फान। ठीक है, तो आपके पास में ये जो एंडोग्राम है, ये ट्राइकोग्रामा चिलोन्सिस की एक स्ट्रेन डेवलप हुई है जो कि पेस्टिसाइड्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। क्योंकि हम इतनी देर से एक चीज बोल रहे थे कि देखो ऐसा नहीं है बायो कंट्रोल किया और पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कर दिया, है ना, नहीं तो वो मर जाएगा। तो हमें वही है कि हमें अपना जो नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट है उसको जिंदा रखना है ताकि वो काम करे वहां पे। ठीक है, अगला हमारे पास में है राइस मॉथ। अगर हम फैक्ट की बात करें, कॉर्साइरा सिफेलोनिका, तो ये जो हमारे पास में राइस मॉथ है, कॉर्साइरा सिफेलोनिका, इसको यूज किया जाता है ट्राइकोग्रामा की मास मल्टीप्लिकेशन के लिए। मास मल्टीप्लिकेशन समझते हो, नंबर इंक्रीज करने के लिए, बहुत ज्यादा नंबर पे इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या यूज करते हैं, राइस मॉथ का यूज करते हैं फॉर द मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा स्पीशीज। यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक? अगला है हमारे पास में लार्वल पैरासिटॉइड्स। अब लार्वल पैरासिटॉइड्स जो आपके इंसेक्ट के लार्वल स्टेज पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंपोलेटिस क्लोरिडे। तो अगर हम बात कैंपोलेटिस क्लोरिडे की करें तो ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, जो कि आपका पॉलीफेगस पेस्ट है, अलग अलग क्रॉप में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, इसके कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं कैंपोलेटिस क्लोरिडे, जो क्या है, एक आपका लार्वल पैरासिटॉइड है। तो ये फैक्ट डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे दिए हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से याद भी कर लेना, और जहां पे लगेगा वहां पे पूछ लेना। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करें, लार्वल में ही आपने सुना होगा ब्रैकन स्पीशीज। ये तो सुना होगा कहीं ना कहीं, ब्रैकन स्पीशीज तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ब्रैकन स्पीशीज जो होता है उसको हम स्पॉटेड बॉलवर्म इन कॉटन, जो स्पॉटेड बॉलवर्म है कॉटन का, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो स्पॉटेड बॉलवर्म के लिए हम ब्रैकन स्पीशीज को यूज करते हैं, और ब्लैक हेडेड कैटरपिलर इन कोकोनट। ठीक है, एंड ब्लैक हेडेड कैटरपिलर इन कोकोनट। अगला हमारे पास में है प्यूपल पैरासिटॉइड्स। प्यूपल पैरासिटॉइड्स जो प्यूपल स्टेज पे क्या करते हैं, पैरासिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ज़ेंथोपिम्पला पंक्टिटा की, ये आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके अलावा ब्रैकीमेरिया स्पीशीज जो कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर को क्या करता है, आपका कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्रैकीमेरिया स्पीशीज। ठीक है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, दिस वन। ठीक है, इसको इतना ही लिखो फिलहाल, इसको मैं एक बार रीचेक कर लूंगी, है ना। इसको इतना ही लिखिए फिलहाल। चलिए इसको इतना ही लिखिए। आगे हमने बोला ब्रैकीमेरिया स्पीशीज जो आपका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है निम्फल एंड अडल्ट पैरासिटॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एफिलिनस माली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्पल वुली एफिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनकार्सिया फॉर्मोसा फॉर सेंजो स्केल इन एप्पल, बोथ दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इसको तो याद रखना ही रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया? एग्जाम्पल्स वगैरह पता चले? फटाफट से लिख लीजिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को, फिर आगे बात करते हैं। होगा यहाँ पे, ब्लैक हेडेड भी होगा, है ना, दोनों ही है इसमें। ठीक है, चलिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में निम्फल एंड अडल्ट पैरासिटोइड, इसको भी नोट कर लीजिए। एक मिनट रुकना। यहां पे होगा एनकार्सिया, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, हल्की सी। एनकार्सिया पर्निशियोसा फॉर सेंजो स्केल, और ये जो एनकार्सिया फॉर्मोसा है, दिस वन इज फॉर वाइट फ्लाइज। ठीक है, तभी मैं सोचूं, हाँ इसको अब ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। एनकार्सिया पर्निशियोसा फॉर सेंजो स्केल, एनकार्सिया फॉर्मोसा फॉर व्हाइट फ्लाइज। ठीक है, एफिलिनस माली फॉर दी वुली एप्पल वुली एफिड। चलिए आगे कर लो, ये करेक्शन है ना, यहीं पे कर लो। अगला हमारे पास में है एक्टोपैरासिटॉइड्स। तो एक्टोपैरासिटॉइड्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिरिकेनिया मेलानोल्यूका, जो आपका क्या कंट्रोल करता है, शुगर केन लीफ हॉपर पायरिला परपुसिला, जो आपका किसको कंट्रोल करता है, शुगर केन लीफ हॉपर पायरिला परपुसिला। ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम पेस्ट पढ़ेंगे तो शुगर केन में इसका नाम आएगा, तो अभी याद कर लो। ठीक है, अभी ये सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं इन सबको याद कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल्स आपको बाद में भी काम आएंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबको? बताइए, लिख लिया सबने ये एग्जाम्पल जो आपको बताए हैं? एक यहां पे और लिख लो जो आपको बाद में काम आएगा, प्लेटिगेस्टर ओराइजे, ये आप पढ़ोगे कहां पे, राइस गॉलमिज में। ठीक है, उसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, तो एक ये भी लिख लो, ये आपको बाद में काम आएगा। ठीक है जी, तो अभी याद कर लेना है सारी चीजें। डन, कर लिए नोट? चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। नाउ कुछ वीड बायो कंट्रोल की बात करते हैं। तो वीड बायो कंट्रोल में डायरेक्ट एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। कांग्रेस ग्रास की अगर हम बात करें, आपने एग्जांपल्स पहले भी पढ़े होंगे, ये जस्ट बिकॉज हम बायो कंट्रोल पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स आपका वीड का भी ऐड कर दिया। तो कांग्रेस ग्रास की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ग्रास जिसका नाम है पार्थेनियम हेट्रोफोरस, अब हिस्टेरोफोरस। अब जब हम बात करते हैं पार्थेनियम की, पार्थेनियम आपको पता है बहुत ही डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जाइगोग्रामा बायकलरेटा।
जाइगोग्रामा, बाइकलरेटा। ये क्या है? बिटल है। कौन सी फैमिली की है? क्राइसोमेलिडे की है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आएगी, है ना। तो दिस बिटल वॉज इंट्रोड्यूस टू मैनेज द कांग्रेस ग्रास बट वॉज ऑल्सो फाउंड फीडिंग ऑन द सनफ्लावर। ठीक है, इसको जो क्या था बेसिकली वो इंट्रोड्यूस किया था कांग्रेस ग्रास के लिए। अगला नियोकेटिना ब्रूकी एंड नियोकेटिना इकॉर्नी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपके दो हैं, इन दोनों को वाटर हाइसिंथ के लिए, इकॉर्निया क्रेसिपस के लिए बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोनों, नियोकेटिना ब्रूकी, नियोकेटिना इकॉर्नी। ठीक है, तो इसको वाटर हाइसिंथ के लिए कंट्रोल के लिए यूज किया गया था, बायो कंट्रोल यूज। अगला प्रिकली पियर की अगर हम बात करें तो इसके लिए यूज किया गया डेक्टाइलियोपियस टोमेंटोसस। डेक्टाइलियोपियस टोमेंटोसस किस चीज के लिए? प्रिकली पियर के लिए। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे, फोटो सामने सबकी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अगला हमारे पास में वाटर फर्न सेल्विनिया मोलेस्टा, जिसके लिए हमारे पास में विविल है क्रिप्टोबेगस सिंगुलेरिस। क्रिप्टोबेगस सिंगुलेरिस, वाटर फर्न सेल्विनिया मोलेस्टा को कंट्रोल किया गया था क्रिप्टोबेगस सिंगुलेरिस से। ठीक है, लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमेरा, इसके लिए सीड फ्लाई ऑफ्यूमाया लेंटिने। लेंटाना के लिए सीड फ्लाई ऑफ्यूमाया लेंटिने। ठीक है, तो एक आपका ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वीड बायो कंट्रोल में। तो जितने भी आपके वीड बायो कंट्रोल में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो सारे मैंने आपको दे दिए हैं। आपको बस इनकी लिस्ट बना के डायरेक्ट इनको पढ़ना है और चीजों को याद करना है। ठीक है, तो क्योंकि आईपीएम दे रही थी तो मैंने सोचा वीड का भी आपको डाल देती हूँ कि आप पढ़ लोगे। अब हम बात करेंगे माइक्रोबियल बायो कंट्रोल की। और माइक्रोबियल बायो कंट्रोल में हम किसकी बात करते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो फंगस है, चाहे वो कुछ भी है। अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहा है, फीड कर रहा है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है तो या उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबियल कंट्रोल बोलेंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटी की। बीटी के बारे में किस किस को पता है बताइए? बीटी के बारे में किस किस को पता है और क्या क्या पता है बताओ दो फटाफट से चैट सेक्शन में। बीटी के बारे में किस किस को क्या क्या पता है बताइए। तो हम डायरेक्ट चीजें पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे दिए कि आप पढ़ लो बाद के लिए, है ना। हाँ जी, बोलिए फटाफट से किस किस को क्या क्या पता है बेटा? बीटी के बारे में किस किस को क्या क्या आइडिया बताइए बताइए। चलो आपको कुछ सेकंड्स दे देती हूँ टाइप करने के लिए, है ना। बताओ क्या क्या पता है बीटी के बारे में। बोलो बोलो। बीटी कॉटर इंसेक्ट के गले में कुछ करता है बेटा, गट, गले में नहीं गट में, गट में, फूड पाइप अंदर, है ना। हाँ जी, क्राइजिन अपूर्वा सही बोल रहे हैं। बाकी लोग बेटा बताओ बताओ, शाबाश, बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेक्ट करो, बहुत सिंपल टॉपिक है। हाँ जी, बाकी लोग बताइए बताइए, डरा मत करो, एक तो टाइप करने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, क्राइजिन, हाँ जी बोलो बोलो, बताइए बताइए। हाँ जी, बाकी लोग आपको कुछ पता है बीटी के बारे में? पहली चीज तो क्या है कि जब हम बीटी की बात कर रहे हैं ना, बीटी कहाँ से हमें मिल रहा है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। हाँ जी सुमित, जैसे हम सबसे पहले बीटी की बात कर रहे हैं, बीटी कहाँ से मिल रहा है? अब ये जो आपका बीटी है, आपने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में या बीटी अदर क्रॉप्स के बारे में। तो जब हम बीटी की बात करते हैं, बीटी क्या करता है? बीटी के पास में क्या होता है? कुछ आपके पास में जीन्स होते हैं,
और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे पहले वो क्या कैसे होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, लेकिन जब वो इंसेक्ट के गट में जाते हैं तो इंसेक्ट का गट का पीएच होता है एल्कलाइन, उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं टॉक्सिन। अब वो टॉक्सिन क्या करते हैं, बेसिकली जो इंसेक्ट का गट है उसके साथ बाइंड कर जाएंगे और वहां पे रप्चर कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये जो बीटी है, वैसे तो लेपिडोप्टेरन्स के अगेंस्ट भी होता है, कोलियोप्टेरन्स के अगेंस्ट भी यूज होता है, लेकिन सबसे कॉमन आपने देखा होगा लेपिडोप्टेरन्स के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। क्लियर? सो देख लेते हैं क्या बोलता है। दीज बैक्टीरिया एंटर द इंसेक्ट बॉडी थ्रू कंटेमिनेटेड फीड। जैसे अब देखो कॉटन की बात हम कर रहे हैं, बीटी कॉटन की, तो जब इंसेक्ट पेस्ट उस पर फीड करेंगे तो उसके थ्रू वो इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा। तो बैक्टीरिया एंटर कैसे करता है, कंटेमिनेटेड जो फीड है उसके थ्रू इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करता है। जो इंसेक्ट डेथ है दैट मे बी ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन और क्रिस्टल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल सेल्स, कि ये इंटॉक्सिकेशन की वजह से या बैक्टीरियल सेल्स जो क्रिस्टल प्रोटीन्स बना रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है। द बैसिलस thuringiensis is a gram-positive spore-forming crystalliferous bacterium. It is also used as a commercial microbial insecticide for the first time. Several commercial products on BT are used for controlling common larval pest of the order Lepidoptera, including diamondback moth. कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स के लिए, पेस्ट के लिए बहुत कॉमनली इसको यूज किया जाता है। बहुत सारी बायो फॉर्मुलेशन भी इसकी मार्केट में अवेलेबल है। When insect ingest BT spores and crystals, the delta endotoxin is dissolved in protoxin and toxin polypeptides by the alkaline pH and protease enzyme in the insect gut. ये बोला कि जब पहले वो जाएगा बॉडी में तो वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होगा, वो एक्चुअल टॉक्सिन नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन जब वो डिसॉल्व होगा इंसेक्ट के गट में जाके एल्कलाइन पीएच उसको मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यही पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, दिस बाइंड टू द मिडगट सेल मेम्ब्रेन, मिडगट सेल मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड करते हैं एंड कॉजिंग पोर फॉर्मेशन, और वहां पे क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, पोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक आयन बैलेंस वहां पे नहीं बन पाता है और अल्टीमेटली इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। अब जब डेथ हो जाएगा उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि इंसेक्ट जो है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वो क्या करता है, एक तो खाना बंद कर देता है, ठीक है, और उसकी बॉडी से फ्लूइड वगैरह निकलने लग जाते हैं ना, बॉडी भी फ्लैसिड हो जाती है। तो ये आपके बीटी कॉटन किस तरह से एक्ट करता है पूरा बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने एक लार्वे की फोटो लगाई है और वो क्या करा, उसने फीड किया, फीड करके उसके अंदर क्या चले गए, बीटी के जो बैक्टीरिया है वो चला गया। अब बैक्टीरिया जब अंदर चला गया उसके क्रिस्टल्स चले गए तो क्या होगा, एल्कलाइन पीएच की वजह से ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा जो प्रोटीन है। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, मिडगट में ही स्पेसिफिक जगह पे क्या करेगा, खुद को बाइंड कर लेगा और वहां पे क्या करेगा, पोर्स बनाएगा और अल्टीमेटली जो हमारे पास में एक्सचेंज हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली जो हमारे पास में इंसेक्ट है उसका डेथ हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे पढ़ा कि आयनिक इम्बैलेंस, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बीटी की वर्किंग है। नाउ मार्केट में बीटी कौन कौन से नाम से आता है, तो बहुत सारे कमर्शियल फॉर्मुलेशंस हैं जो हमारे पास में बीटी की मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि डिपेल हो गया, डेल्फिन हो गया, हॉल्ट हो गया, बायोबिट हो गया, वैक्टोबैक हो गया। ये सारे ट्रेड नेम्स हैं बीटी के। मार्केट में किस किस नाम से आता है, ट्रेड नेम दिए हैं सारे बीटी के, डिपेल, हॉल्ट, बायोबिट, जेवेलिन, ये सारे इसके क्या हैं, ट्रेड नेम्स हैं। Bacillus thuringiensis var Kursakis used against Lepidoptera. Bacillus thuringiensis var Sandiego and Bacillus thuringiensis var Tenebranis against beetles and weevils. कि इसके भी क्या है, आगे कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, तो कुछ आपके लेपिडोप्टेरन्स के भी हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कोलियोप्टेरा के अगेंस्ट भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली बोलेंगे तो लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट यूज होता है। आगे पेनी बैसिलस पॉपुले, पहले जिसको बैसिलस पॉपुले बोलते थे, it is an obligate pathogen. It is responsible for the milky disease of white grubs of Japanese beetle. It is used against several species of white grubs on groundnut. Doom is the commercial formulation of Bacillus populae. अब पेनी बैसिलस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट ग्रब ऑफ जापानीज बीटल में जो मिल्की डिजीज होती है, जैसे आपने उस दिन फोटो भी देखा था, मिल्की डिजीज में क्या होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है बॉडी से। तो ये जो डिजीज आपकी जब जापानीज बीटल में आती है, इसको कौन कॉज करता है, पेनी बैसिलस पॉपुलेस को कॉज करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैसिलस पॉपुले बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है, मिल्की डिजीज ऑफ द जापानीज बीटल। यहां तक सबको क्लियर है।
फॉर्मुलेशन क्या है बेसिलस पॉपुले की? डूम के नाम से आता है। फॉर्मुलेशन क्या है? डूम के नाम से आता है। चलिए, यहां तक सबको समझ में आया? के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ साथ में बेटा, चलिए यहां तक सबको समझ में आया? नाउ हम बात करेंगे एंटोमोपैथोजेनिक वायरस के बारे में। अब जब हम एंटोमोपैथोजेनिक वायरस की बात करते हैं, ऐसे वायरसेस जो इंसेक्ट पे अटैक करते हैं, तो ऐसे वायरसेस जो इंसेक्ट पे अटैक करते हैं, वो वायरसेस कॉमनली अगर हम इंसेक्ट में बात करें, जैसे कि एनपीवी की बात करते हैं, जो एनपीवी है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल वायरसेस, वो कॉमनली आप उनको कंसीडर करते हो एंटोमोपैथोजेनिक वायरसेस में। और ये जो एनपीवी है, इसके केस में आपने सुना होगा ट्री टॉप डिजीज होती है। अभी ट्री टॉप डिजीज क्या होती है? ट्री टॉप डिजीज में क्या होता है कि जो लार्वे है ना, वो पेड़ पे या किसी भी जहां भी ब्रांच है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा और उल्टा लटक जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्री टॉप डिजीज बोल देते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जब लार्वे में वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपको ट्री टॉप डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वायरस जब भी इंफेक्शन कॉज करता है, तो मोस्टली अगर आप देखोगे एनपीवी को लेपिडोप्टेरन्स के अगेंस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। पहले तो थोड़े से फैक्ट्स इसके कवर कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? बैक्यूलोवायरसेस आर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस दैट आर सब माइक्रोस्कोपिक obligate intracellular pathogens belonging to the family Baculoviridae. Baculoviruses are the best known insect viruses due to their safety, easily recognizable disease symptoms, and potential as microbial insecticides. Important subgroups within the family are NPVs and granulosis viruses, both of which are widely used in pest control. ये सिंपली बोल रहा है कि बैक्यूलोवायरस क्या होते हैं, आपको पता है ये सबको वायरस क्या होते हैं, पूरा कोर्स पढ़ लिया हमने। अब इसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास एनपीवी आते हैं और जीवी आते हैं। एनपीवी मतलब कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरसेस, और जीवी का मतलब है ग्रेनुलोसिस वायरसेस की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो एनपीवी इज यूज्ड एट लार्वल स्टेज ऑफ द इंसेक्ट, कि इंसेक्ट की लार्वल स्टेज पे इसको यूज किया जाता है। इट इज हाईली होस्ट स्पेसिफिक इन नेचर, इसका जो होस्ट स्पेसिफिक नेचर है कि होस्ट के लिए क्या है, पर्टिकुलर होस्ट के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, बाकी इसकी जो डोज होती है लार्वल इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, और इनके केस में हमेशा एक कोट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। राइट। सो जब ये लार्वा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वायरस लार्वे में, आप देखिए ये वायरस कैसे बिल्कुल उल्टा लटक गया है ना, इसी को हम ट्री टॉप डिजीज बोलते हैं। तो देखो क्या होता है इन्फेक्शन में, एनपीवी इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स डेवलप अ शाइनी ऑयली अपीयरेंस, शाइनी हो जाएंगे, ऑयली अपीयरेंस होगी, खाना छोड़ देंगे, एंड क्लिंग टू द टॉप ऑफ ट्रीज, कि टॉप ऑफ द ट्रीज में जाके उल्टे लटक जाएंगे। इसी कंडीशन को बोलते हैं ट्री टॉप डिजीज। तो डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ ट्री टॉप डिजीज किसके इन्फेक्शन से होती है? देयर इंटॉग्यूमेंट बिकम्स फ्रेजाइल एंड इजिली रप्चर्स, जो इंटॉग्यूमेंट है वो फ्रेजाइल हो जाएगा, इजिली टूट जाएगा, और उस अल्टीमेटली उसकी वजह से वायरस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। कमर्शियल फॉर्मुलेशंस के नाम यहाँ पे देख सकते हो, किस किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये सारी फॉर्मुलेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे जो एंटोमोपैथोजेनिक वायरसेस हैं। तो एग्जांपल्स दिए जैसे कि HANEPV जो हेलिकोवर्पार्मिजेरा के लिए यूज किया जाता है, SINPV जो कि स्पोडोप्टेरा लिटोरा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टोबैको में, ग्राउंडनट में, ब्लैक ग्राम में, कॉटन में। ग्रेनुलर जो आपके वायरसेस हैं जैसे कि काइलो इन्फस्कैटेलिस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये यूज किए जाते हैं आपके फॉर मैनेजिंग द शूट बोरर ऑन शुगर केन। ठीक है, राइट, ये नाम आगे पीछे। ठीक है, जस्ट मिनट।
ठीक है जी, होगी सेंस। ठीक है, अब इसकी वर्ड्स आगे पीछे हो गए थे बस। ठीक है, राइट। लग गए एग्जाम्पल्स पता? तो इन एग्जाम्पल्स को अब देख लेना, ठीक है, गलत मत करना एग्जाम में। ओके देन, यहां तक सबको समझ में आया? तो अब हमने वायरसेस की बात कर ली है। अब हम एक और बात करेंगे, किसके बारे में? फंगस के बारे में, एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो एंटोमोपैथोजेनिक फंगस की जब हम बात करते हैं, ये फंगस क्या करते हैं? देखो, इनके स्पोर्स बनते हैं और ये क्या करते हैं? डायरेक्टली पेस्ट को पेनिट्रेट कर देते हैं, उसकी बॉडी पे अटैक करते हैं सीधा। तो जब हम पेस्ट की बॉडी देखते हैं, पेस्ट की बॉडी में हमें फंगस का माइसीलियम या फंगस के जो स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं? पूरी पेस्ट बॉडी को कवर कर देते हैं। कमर्शियल फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें, जैसे कि ग्रीन मसल है, वर्टालैक है, माइकोटाल है, अलग अलग ये आपके फॉर्मुलेशंस है अलग अलग फंगस की, ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप एग्जांपल्स की बात करते हो तो सबसे पहले आपने सुना होगा ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना, जिसको हम व्हाइट मस्कार्डिन डिजीज बोल देते हैं, किसमें? सिल्क वॉर्म में। तो व्हाइट कलर की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको व्हाइट मस्कार्डिन फंगस भी बोल देते हैं। तो ब्यूवेरिया बेसियाना को राइस हिस्पा हो गया, स्पोडोप्टेरा लिटोरा हो गया, व्हाइट फ्लाइज होगी, एफिड्स हो गए, थ्रिप्स हो गए, लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स हो गए, उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। दूसरा है वर्टिसिलियम लेकानी, यहाँ फोटो भी देख सकते हो वर्टिसिलियम लेकानी की है, ये आपकी ब्यूवेरिया की ऊपर वाली। तो अगर आप बात करते हो वर्टिसिलियम लेकानी की, इसको एफिड्स के लिए, स्केल इंसेक्ट्स के लिए और बाकी के जो भी सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं उनके केस में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी फंगस हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले दो हमने बोल दिया, ब्यूवेरिया बेसियाना, दूसरा हमने बोल दिया वर्टिसिलियम लेकानी। एग्जाम्पल नोट करनी है तो कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। इसी में अगला पार्ट आपका, अगला हमारे पास में है हर्सुटेला थॉम्पसोनी फॉर द कंट्रोल ऑफ माइट्स, मेटाराइजियम एनिसोप्लाई जो आपका व्हाइट ग्रब बीटल के अगेंस्ट यूज किया जाता है। फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटाराइजियम की, ग्रीन कलर का होता है फंगस, इसलिए ग्रीन मस्कार्डिन बोलते हैं, और इसने पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। लिख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को भी फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कौन कौन से किस किस पे अटैक करते हैं, किसका क्या क्या काम है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ प्रोटोजोआ, तो ये तो नोजिमा जो है ना, इसको रहने दो अभी फिलहाल, क्योंकि नोजिमा को माइक्रोस्पोरेडियन फंगस में काउंट करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है, इसको फिलहाल रहने दो। चलिए अगला है एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स, ईपीएन। चलिए, तो ईपीएन करने से पहले, ईपीएन या कर ही लें, कुछ टेबल्स करवाने थे आपको। चलो इसको फटाफट से खत्म करते हैं, फिर कुछ टेबल्स आपको मैंने बताने हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, चलिए। सो ईपीएन की अगर हम बात करते हैं एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स की, तो आपके पास में जेनरा स्टिनरनीमा की बात करें और हेट्रोरेबिलिटिस की बात करें, तो ये इंसेक्ट लार्वे को क्या करता है? किल कर सकता है। ईपीएन की अगर हम बात करें तो ईपीएन का मेन चीज क्या होती है ना, कि ये जो निमेटोड होते हैं इनके पास में होते हैं कुछ बैक्टीरिया,
और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, इंसेक्ट निमेटोड की गट में रहते हैं। और ये जो आपके सिम्बाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो होस्ट है, होस्ट को विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ ही टाइम में 1 या 2 दिन के अंदर क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में 2 सिम्बाइटिक बैक्टीरिया हैं, जिनोरैबिडस या फिर फोटोरैबिडस, जो आपके स्टिरनिमा या फिर डिट्रोहैबिडिस के साथ में क्या है, एसोसिएटेड है। ये क्या करते हैं, जैसे निमेटोड फीड करेगा इनको डाल देगा इंसेक्ट की बॉडी में और ये क्या करेंगे, उसको फीड करके किल कर देंगे। स्टिरनिमा अगेंस्ट द टिश्यू बॉर्डर टिश्यू बोरर्स एंड दी हेट्रोरैबिडिस अगेंस्ट द सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स। अब किसको किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, राइट। आगे बात करते हैं, स्टिरनिमा इज द पैरासिटिक नेमेटोड यूज्ड फॉर द बायोकंट्रोल ऑफ जापानीज बीटल। ये स्पीशीज भी साथ में देख लेना, ग्लेसरी है। DD-136 green commandos, soil commandos are the commercial formulations of nematodes used as microbial pesticide। ट्रेड नेम अगर हम बात करें कि मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, तो जैसे कि आपके पास में ग्रीन कमांडोज है, सॉइल कमांडोज है। The microbes, mostly fungi and sometimes bacteria that grow entirely within the plant intercellularly and spends all or nearly all of the life cycle in the host are called endophytes। ठीक है, ये एंडोफाइट्स का कॉन्सेप्ट है, इसको भी रहने दो। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में क्या है, सबसे पहले इन्फेक्टेड जुवेनाइल है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा लार्वे में और यहाँ पे क्या करेगा, जो बैक्टीरिया उसको रिलीज कर देगा। अब अगला काम बैक्टीरिया का क्या है कि बैक्टीरिया अल्टीमेटली साथ में क्या कर रहा है, होस्ट को वहां से न्यूट्रिशन ले रहा है, निमेटोड भी न्यूट्रिशन ले रहा है और होस्ट को क्या कर रहा है, अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बाहर भी तो निकलना है ना, तो किल कर देगा और अल्टीमेटली ये लोग क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस चीज को हमने यूटिलाइज किया है बायो कंट्रोल के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स पे, बाद में आएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ टेबल्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल्स है बायो कंट्रोल के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्रॉप है, कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है, क्या नेचुरल एनिमी है, पैरासाइट है या प्रीडेटर है, ये दिया गया है। टेबल मैंने पूरा दे दिया है, गलती से कई बार अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी एक आधी तो उसको चेक कर लेना है ना। मैंने पूरा टेबल आपको यहाँ पे दिया है कि कौन सा क्रॉप पेस्ट के लिए क्या नेचुरल एनिमी है, क्या उसका टाइप या कैटेगरी है। ठीक है जी, तो जो मैं अभी बोल रही थी ना कि आप टेबल बना सकते हैं और वो आपके लिए इजी रहेगा, तो ये लो इजी चीज। मैंने सोचा था पहले आपसे टेबल बनवाऊंगी आज की क्लास में और फिर कल की क्लास में आपको ये टेबल दूंगी, बट चलो मैंने सोचा अब दे ही देती हूँ, पढ़ लोगे थोड़ा सा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये टेबल आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो जो हमने पढ़े हैं वो सारे कवर कर लेना, जो एक्स्ट्रा उनको एक बार पढ़ लेना, पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है। ठीक है, चलिए अगला है इन्वेजिव एलियन इंसेक्ट पेस्ट। तो उसके भी टेबल मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ईयर्स को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना। सेंजो स्केल है, वुली एपल एफिड है, कॉटनी कुशन स्केल है, ठीक है, और बायो कंट्रोल एजेंट भी सामने दिया है। तो चीजें आपको परोस दी गई हैं, बस खाना ही है, खा तो लोगे ना। ठीक है जी, तो देख सकते हैं आप सारे एग्जाम्पल सब कुछ यहाँ पे दिए। देखने का मतलब है कि पढ़ सकते हैं सामने से स्लाइड से, है ना। फटाफट से देख लीजिए जो जो चीजें हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए देख लिया, बाकी तो आराम से पढ़ ही पाओगे ना जाके। ओके ठीक है, ये टेबल्स मैं आपको दे दूंगी,
इन टेबल्स को आप पढ़ सकते हो और डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ओम प्रकाश बोल रहे हैं मैम पेट भरा है पहले से। ठीक है, मत खाइए तो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और क्या। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मत करना अटेम्प्ट, बोल देना मेरा पेट भरा था मैंने नहीं खाया। हाँ, इन्वेजिव एलियन पेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री में नहीं थे, बाहर से कहीं से आए, हमें नहीं पता इंट्रोड्यूस हो गए, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने एकदम से अपना इतना ग्रोथ इतना फैल गया यहाँ पे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ठीक है, उसको हम इन्वेजिव एलियन पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का, जिसमें एंटीबायोसिस है, एंटीजेनोसिस है, टॉलरेंस है, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है। अब आते हैं थोड़ा सा समरी के ऊपर। ये समरी बेसिकली आपके फैक्ट्स हैं। ये जो समरी मैंने यहाँ पे दी है बेसिकली क्या है आपके, ये फैक्ट्स हैं। चलिए फैक्ट्स क्या हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, करें आगे डिस्कस। चलिए समरी आपके फैक्ट्स हैं। आप लोग पेस्ट बन चुके हो, रुक जाओ थोड़ी देर। चलो समरी आपके फैक्ट्स हैं क्या। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन February 1988 एट न्यू दिल्ली। जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर है एनआरसी, इसके लिए आईपीएम के लिए, ये February 1988 में न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज NBAIR, ये बेंगलोर में लोकेटेड है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज। टर्म इंटीग्रेटेड कंट्रोल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बार्टलेट। इंटीग्रेटेड कंट्रोल किसने यूज किया था, टर्म बार्टलेट ने यूज किया था 1956 में। Term the integrated control was first defined by Stern and his co-workers in 1959 as applied control, which integrate both chemical and biological control. लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टर्न ने दी थी, जहां पे उन्होंने क्या किया था, बेसिकली केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स को कंपाइल किया था। अगला, सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड एट श्री गंगानगर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद में। ठीक है जी, हो गया आपके फैक्ट्स आज के भी। नाउ अब हम बात करेंगे होमवर्क के बारे में। होमवर्क आपका यही है कि जो भी आईपीएम हमने पढ़ा, कि जो भी हमने फैक्ट्स पढ़े, इसको एक बार आप क्या करेंगे, गो थ्रू करिए, इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, जो टेबल्स है उनको देखिए, जहां पे अगर आपको लगता है कि कोई ईयर वगैरह आगे पीछे हो गया है तो मुझे बता देना, उसमें हम करेक्शंस कर देंगे। बाकी मैंने वैसे बिल्कुल करेक्ट ही दिए हैं, लेकिन इन केस कहीं पे आपको लगेगा कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है या कुछ भी ऐसा, तो आप फ्री टू आस्क हैं। ठीक है, हाँ जी। सो यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है, लेकिन इतना ही नहीं है, आपके लिए एक असाइनमेंट, अभी छोटी सी असाइनमेंट और वेट कर रही है। ठीक है, चलिए तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब बताओ अब क्या पढ़ना है अगला टॉपिक। ये वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, अभी इस टॉपिक में थोड़े से टॉपिक्स बचे और भी है ना। अभी आज वाला टॉपिक जो मैंने सोचा था वो पूरा हो गया। अब आप कल के लिए पॉलीफेगस पेस्ट, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ एक बोले मैम फैक्ट्स खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे पता है आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे और फिर यही बोलोगे मैम टाटा बाय बाय, हमारा तो हो गया, अब हम जा रहे हैं ना, फिर भूल भी जाओगे किसी ने कभी पढ़ाया भी था, यही होगा। चलिए ठीक है, तो लिख लो असाइनमेंट क्या है। पॉलीफेगस पेस्ट में पढ़ के आना है, क्या क्या पढ़ के आना है सुन लो। एफिड क्या होते हैं, थ्रिप्स क्या होते हैं, व्हाइट फ्लाई क्या होती हैं, और एक छोटा सा टॉपिक और दे देती हूं, लोकस्ट। इतना सा तो कर ही लोगे। ठीक है, लिख लो इस असाइनमेंट को, अभी लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। और अभी जाना नहीं है क्लास छोड़ के, ठीक है।
हाँ जी, ठीक है। हाँ ऐसा है मैम ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी अच्छा थोड़ी देर पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे अंकुश का मैसेज आया था गुरु पूर्णिमा को लेके, है ना। और उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे ज्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे हमने टॉपिक कंप्लीट करना था, तो मैं चाहती थी कि पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम आराम से बात कर सके। तो देखो ये बात तो सच है कि जैसे मैंने अभी बोला कि आप लोग भूल जाओगे या कुछ भी, मुझे पता है नहीं भूलोगे, क्योंकि कोई नहीं भूल पाता। देखो जिसने आपको सिखाया होता है ना, चाहे वो कोई भी है, आप उसको नहीं भूल पाते कभी भी, ठीक है। मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि आपने किसी से कोई चीजें सीखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रुक जाओ ओम प्रकाश जी, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपनी, तो हमारे भी कुछ टीचर्स रहे हैं या कुछ हमारे लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, चाहे हमारे सीनियर्स होंगे, चाहे हमारे टीचर्स होंगे, या कोई भी ऐसा जिन्होंने हमें कभी गाइड किया होगा लाइफ में, है ना। तो हम उनको नहीं भूल पाते हैं क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में देखो ऐसा पर्सन जरूर होता है जो आपको कभी ना कभी, जहाँ पे आप स्टक होते हो किसी सिचुएशन में, आपको हेल्प करता है या फिर आपको बताता है कि नहीं आगे इस तरह से जाना है। चाहे आप खुद जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई खुद कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है लाइफ में। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप कुछ लाइफ में कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं इस बारे में किसी से भी कुछ सीख सकता हूँ, तो हमेशा सीखने की कोशिश करो। और इनकेस कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जिसमें आपने क्या किया होता है, चीजों को पास किया होता है अपने बलबूते पे, मतलब होते हैं कुछ फेजेस ऐसे आते हैं जिनको आपको पता नहीं होता कैसे करना है, क्या करना है, फिर भी आप कर लेते हो ना लाइफ में वो चीजें। तो एटलीस्ट आप दूसरों के लिए वैसे बनो कि अगर कोई और ऐसे सेम सिचुएशन में स्टक होगा तो मैं उसको कैसे गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से इस सिचुएशन को पास करना है या कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो मेरा बेसिकली आपके लिए यही मैसेज है कि एक आपकी लाइफ में एक पर्सन होना जरूरी है जो आपको गाइड करे, आपको सही चीजें बताए, या कभी भी आपको कोई भी जरूरत हो आप किसी से फ्रीली पूछ सको, या कुछ भी चीजें इवन इमोशनल चीजें भी किसी से शेयर कर सको। एक पर्सन आपकी लाइफ में, चाहे मम्मी पापा है, चाहे आपका दोस्त है कोई, चाहे टीचर है, कोई भी है आपकी लाइफ में एक होना चाहिए। और दूसरा आप ट्राई करो कि आप दूसरों के लिए भी वैसे बन सको कि जब मैं इस सिचुएशन में था, मैंने इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया था, क्या बेटर हो सकता था, कैसे मैं दूसरे को बता सकता हूँ कि आप ये गलती मत करना, या आप इस तरह से इसको टैकल करना, जल्दी हो जाएगा काम, या कुछ भी ऐसी चीजें है ना। ठीक है। तो अभी ओम प्रकाश बोल रहे हैं कि कितने होस्ट में कंप्लीट होता है। तो देखो ये डिपेंड करता है, हमारे पास में अलग अलग टाइप के पैरासाइट होते हैं ना, ये डिपेंड करता है। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट है, जो अपने जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट तरीके से कंप्लीट करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। चलिए ठीक है जी, तो क्या करें अब, आगे पढ़ लें थोड़ा सा, बताओ बताइए बताइए, आगे पढ़ लें थोड़ा सा। पर यही है कि अभी टॉपिक मैं शुरू करूंगी तो वो खत्म नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, तभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ अगला टॉपिक। आपका कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए, बताइए बताइए। चलो ऐसा करते हैं, एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या पढ़ के आए हैं बताओ, कहां से जो अभी तक हमने पढ़ा है, बताओ फटाफट से कहां से क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्योंकि उतना टाइम तो अपने पास है नहीं। सीधा ही मना कर देते हो, नहीं मैम नहीं पढ़ना, पेपर कौन देगा, आप लोगों ने देना है पेपर ना। हाँ जी बताइए, कहां से पूछूं क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। चलिए ओके, जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूं। व्हाइट मस्कार्डिन फंगस कौन सा है। हाँ जी बताइए, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं। क्या बोल रहे हैं, बेटा इनकी फॉर्मुलेशन वगैरह मिलती है ना, स्टेजेस वगैरह मिलती हैं, ठीक है, कमर्शियल फॉर्मुलेशन है बेसिकली।
कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ट्राइकोग्रामा की बात कर लो, उसके अलग से आपको ट्राइकोकार्ड्स देखने को मिलते हैं, है ना, उसमें एग्स होते हैं, तो आप ट्राइकोकार्ड्स को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा फटाफट से इस क्वेश्चन का, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, जितने भी बायो कंट्रोल हैं सबको फील्ड में कैसे लाते हैं। अच्छा ठीक है, तो ओम प्रकाश जितने भी आप बोल रहे हो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको फील्ड में कैसे लाते हैं, सबके अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। कुछ सॉइल में डाले जाते हैं, कुछ सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, कुछ को हम क्या करते हैं टेल्क में मिक्स करके वैसे स्प्रे करते हैं। तो अलग अलग सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जो भी बायो कंट्रोल एजेंट्स है, बैक्टीरिया का अलग होगा, फंगस का अलग होगा, आपके पास में जो इंसेक्ट्स हैं उनको अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, चलिए सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूवेरिया बेसियाना। भाई ये कौन गलत कर रहा है फ्यूजेरियम के नाम से? हाँ क्या हो गया, फ्यूजेरियम तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया आपको भाई, क्या हो गया? चल मैं भी फ्यूजेरियम ही टिक कर रही हूँ आपके चक्कर में, नहीं है इसका फ्यूजेरियम आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ग्रीन मस्कार्डिन कौन सा है? ग्रीन मस्कार्डिन फंगस कौन सा है? बताइए बताइए क्या आंसर होगा, ग्रीन मस्कार्डिन फंगस कौन सा है? फटाफट से बता दो, है ना, बस 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, बताओ बस फटाफट से क्या आंसर होगा। चलिए कर दूं स्टॉप पोल बेटा, आंसर कर लिया सबने? सबने आंसर कर दिया? कर दूं स्टॉप पोल क्या, बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है इन्हीं ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, मेटराइजियम एनिसोप्लाई। हाँ सबका सही है, गुड। ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना ही करते हैं कवर, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जितना हमने आज तक पढ़ा है उसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो, और अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से रिवीजन देना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप देखोगे अगले हफ्ते से मोस्ट प्रोबेबली हमारा पेस्ट शुरू हो जाएंगे। पॉलीफेगस तो हम शुरू कर ही रहे हैं अभी, 1-2 दिन के अंदर जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये कल, मोस्ट प्रोबेबली हम पॉलीफेगस शुरू कर देंगे। तो उसके बाद जो मेन फील्ड के पेस्ट है ना उनको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए अभी से ही मैं आपको बोल रही हूँ, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आगे जाके आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। क्योंकि जब हम अप्लाइड पार्ट पढ़ते हैं ना तो बेसिक पार्ट बहुत काम में आते हैं। तो ऐसा ना हो कि बेसिक पार्ट आपका स्ट्रांग ना हो और आगे जाके आपको चीजें ही बार बार बेसिक में जाना पड़ेगी, क्या था इसका मतलब क्या था, उससे अच्छा पहले मतलब समझ लो, आगे जाके चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए समझ में आया आज के लेक्चर सबको? बहुत इजी, बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत आसानी से कवर हो गया। अगर सिर्फ फैक्ट फैक्ट करवाते हो तो जल्दी कवर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में कवर कर लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको टेबल्स अपलोड कर दूंगी, इसको एक बार देख लेना, जैसा मैंने बोला ईयर्स वगैरह को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।